कंप्यूटर। आज ये शब्द सुनते ही दिमाग में लैपटॉप, स्मार्टफोन, सर्वर ये सब दौड़ने लगते हैं। ये हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गए हैं कि इनके बिना शायद ही कोई काम होता हो आजकल। हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से कि ये कंप्यूटर आखिर है क्या, और फिर समझेंगे इसके दो सबसे अहम हिस्से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर जरा इतिहास की गली में झांकेंगे, देखेंगे कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदले और आज कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने हैं सब कुछ। तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेती है, यानी डेटा और निर्देश, है ना? हाँ, और फिर उसे प्रोसेस करती है और आखिर में हमें आउटपुट देती है, यानी नतीजा या जानकारी। अच्छा, और ये कंप्यूटर शब्द ये लैटिन कंप्यूटारे से आया है, जिसका मतलब है गणना करना। सही कहा। और हाँ, चार्ल्स बैबेज को इसका जनक माना जाता है। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट का सिद्धांत ही इसकी बुनियाद है ना? हाँ बिल्कुल, ये मॉडल ही इसकी आत्मा है। लेकिन ये सिर्फ गणना नहीं करता, ये दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है, और इसकी ताकत आती है कुछ खासियतों से। जबरदस्त रफ्तार होती है इसकी, स्पीड। हाँ, स्पीड तो है, और शुद्धता मतलब एक्यूरेसी, भरोसेमंद भी है, रिलायबिलिटी, और ढेर सारा डेटा स्टोर करके जरूरत पड़ने पर वापस दे सकता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल जिसे कहते हैं। और कंप्यूटर के दो चेहरे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसे हम छू सकते हैं, हाँ, जैसे कीबोर्ड, स्क्रीन, माउस, और अंदर का सामान जैसे वो प्रोसेसर, चिप वगैरह। और सॉफ्टवेयर वो जिसे छू नहीं सकते। बिल्कुल, वो सारे प्रोग्राम और निर्देश जो हार्डवेयर को चलाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या कोई गेम। अच्छा, हार्डवेयर को थोड़ा और समझें तो इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस सबसे आम है। हाँ, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसिंग का सारा काम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू, ठीक है। आउटपुट हमें मॉनिटर यानी स्क्रीन या फिर प्रिंटर पर मिलता है। और डेटा लंबे समय तक रखने के लिए हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो सीपीयू ही असली खिलाड़ी है। ये कैसे काम करता है, मतलब अंदर क्या होता है इसके? हाँ, सीपीयू ही है जो सारे निर्देश चलाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कौन से? पहला है ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारे गणितीय काम करता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और तार्किक काम भी, जैसे तुलना करना, कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा, सारा हिसाब किताब ALU करता है। और दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। ये एक मैनेजर की तरह है। मैनेजर कैसे? ये देखता है कि कब कौन सा काम होना है, डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, मेमोरी से ALU तक, ALU से वापस मेमोरी या आउटपुट डिवाइस तक। ये पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, ये तो मजेदार तरीके से समझाया। ठीक है। और सॉफ्टवेयर, इसके भी प्रकार होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पर दो तरह के सॉफ्टवेयर अहम हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें सबसे जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिसे कहते हैं, जैसे विंडोज या लिनक्स या मैक OS। हाँ, विंडोज तो सब जानते हैं। ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाता है। आप इसे यूं समझ लीजिए कि ये शहर की ट्रैफिक पुलिस है जो हर चीज को सुचारू रूप से चलाती है। ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ये याद रहेगा। और दूसरा प्रकार? दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम हैं जो हम अपने खास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखने के लिए MS वर्ड, या फोटो एडिट करने के लिए कोई ऐप, या फिर बैंकों में जो खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। देखिए, गणना के लिए अबैकस जैसी चीजें तो बहुत पुरानी हैं, पर पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वो 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। 1642? काफी पहले। हाँ, लेकिन असली नींव रखी चार्ल्स बैबेज ने 19वीं सदी में। उनका एनालिटिकल इंजन का आइडिया कमाल का था। एनालिटिकल इंजन क्या था उसमें खास? एक ऐसी मशीन की कल्पना थी वो जो अपने आप गणना कर सके और जिसमें प्रोग्राम भी स्टोर हो सके। इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का पिता कहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि पहली प्रोग्रामर एक महिला थी। क्या ये सच है? हाँ, ये बात स्रोतों में भी है और बहुत दिलचस्प है। एडा लवलीज, जो बैबेज की सहयोगी थी, उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखे थे। एल्गोरिदम मतलब प्रोग्राम? हाँ, समझिए कि प्रोग्राम ही। उन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। वाकई, ये तो जानना बहुत जरूरी था। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आए? पहला बड़ा कदम था 1945-46 के आसपास, ENIAC का बनना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
ENIAC? इसे जॉन मॉचली और जे प्रेस्परेकर्ड ने बनाया था, पर ये आज के कंप्यूटर जैसा बिल्कुल नहीं था। कैसा था फिर? बहुत बड़ा, एक बड़े कमरे जितना, करीब 30 फीट का, और उसमें करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स? बाप रे, वो तो बहुत गर्म होती होंगी और बिजली भी खूब खाती होंगी। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। बहुत गर्म, जल्दी खराब होने वाली और भरोसेमंद भी नहीं। तो इसका हल कैसे निकला? हल निकला 1950s के दशक में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से। ट्रांजिस्टर? हाँ, सुना है मैंने। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स से बहुत छोटे थे, तेज थे, सस्ते थे, कम बिजली लेते थे और ज्यादा भरोसेमंद भी। ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन की शुरुआत थी। अच्छा, तो ये पीढ़ियां ऐसे ही बदली, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, ये बदलाव बड़े रोचक हैं। देखिए, पहली पीढ़ी फर्स्ट जेन, वो 1940s-50s वाली, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, बड़े महंगे गर्म कंप्यूटर्स जैसे ENIAC। फिर दूसरी पीढ़ी सेकंड जेन, 1950s-60s में ट्रांजिस्टर आ गए। कंप्यूटर छोटे हुए, तेज, सस्ते, ज्यादा भरोसेमंद, और इसी दौर में फोर्ट्रैन, कोबोल जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी आईं। प्रोग्रामिंग भाषाएं भी? अच्छा। फिर तीसरी पीढ़ी थर्ड जेन, करीब 1960-70, इसमें आई इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स। हाँ, एक छोटी सी चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर्स। इससे कंप्यूटर और छोटे, तेज और सस्ते हो गए, जैसे IBM 360। वाह। और चौथी पीढ़ी फोर्थ जेन, ये करीब 1971 से शुरू हुई और समझिए अब तक चल रही है। इसमें आया माइक्रो प्रोसेसर मतलब पूरा का पूरा CPU एक ही चिप पर। इसी की बदौलत तो पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन बने। हम आज ज्यादातर इसी पीढ़ी के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। और पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जेन, ये वर्तमान और भविष्य है। इसका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, AI पर। हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, मतलब मशीनों में सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़े हैं, जो भविष्य में कंप्यूटिंग की परिभाषा ही बदल सकते हैं। कमाल है, मतलब हर पीढ़ी में कंप्यूटर छोटे, तेज और ज्यादा काबिल होते गए। और आज तो कई तरह के कंप्यूटर दिखते हैं, सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप ही नहीं। हाँ, साइज और पावर के हिसाब से देखें तो कई तरह के हैं। जैसे सबसे पहले तो माइक्रो कंप्यूटर या PC, ये हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप हैं जो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बने हैं। ठीक है। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। बैंक, एयरलाइंस जैसी बड़ी संस्थाएं इनका इस्तेमाल करती हैं। क्यों, उनमें क्या खास है? इनमें सैकड़ों लोग एक साथ काम कर सकते हैं और ये भारी मात्रा में डेटा, जैसे लाखों ट्रांजैक्शन, को बहुत भरोसेमंद तरीके से संभालते हैं। अच्छा, मतलब रिलायबिलिटी और बहुत सारे यूजर्स। ठीक है। और फिर सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर, नाम से ही लगता है कुछ खास होगा। हाँ, ये दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। इनका काम है बेहद जटिल वैज्ञानिक गणनाएं करना। जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना, नई दवाइयों की खोज करना या न्यूक्लियर रिसर्च। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000, हाँ सुना है। और आज हमारे पास प्रत्यूष, परम गंगा जैसे कई शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं। अब थोड़ा मेमोरी पर बात करते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का बहुत जरूरी हिस्सा है, जहां डेटा और निर्देश रखे जाते हैं। इसके कई लेवल्स होते हैं, स्पीड और कॉस्ट के हिसाब से। लेवल्स? हाँ, सबसे तेज होती है कैशे मेमोरी। कैशे? ये फोन में भी होती है? हाँ बिल्कुल, ये उन चीजों को रखती हैं जिनकी जरूरत CPU को तुरंत पढ़ने वाली है। ये बहुत महंगी होती है और कम मात्रा में होती है, बफर की तरह काम करती है। अच्छा, फिर आती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जिसे हम आमतौर पर रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, हाँ ये तो सुना है। फोन या लैपटॉप खरीदते वक्त देखते हैं कितनी रैम है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो यहीं लोड होता है। ये कैशे से धीमी लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। और ये वॉलेटाइल होती है, मतलब बिजली गई तो डेटा गया। हाँ, रैम वॉलेटाइल है, बिजली बंद होते ही इसमें रखा डेटा उड़ जाता है। और रोम क्या है फिर? ROM। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये भी प्राइमरी मेमोरी है, पर ये नॉन वॉलेटाइल है। इसमें डेटा स्थायी रहता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जरूरी निर्देश, जैसे बायोस, वो इसी में होते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता आसानी से। अच्छा, बायोस रोम में होता है। ठीक है। और फिर सेकेंडरी मेमोरी? हाँ, सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव या आजकल जो तेज वाली आती हैं,
सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। SSD, हाँ, वो तेज होती है। बिल्कुल। पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं। ये डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए होती हैं। ये नॉन वॉलेटाइल हैं और रैम से काफ़ी सस्ती और ज़्यादा क्षमता वाली होती हैं, पर स्पीड में धीमी होती हैं। तो जब हम कोई फाइल सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में जाती है और जब उसे खोलते हैं तो वो रैम में लोड होती है ताकि CPU उस पर काम कर सके। यही होता है? बिल्कुल सही, एकदम सही समझा। रैम वो जगह है जहां असली काम होता है और सेकेंडरी मेमोरी वो जगह है जहां काम के बाद चीजें संभाल कर रखी जाती हैं। कैशे मेमोरी इस काम को और तेज करने में मदद करती है बीच में रहकर। बहुत अच्छे से समझ आया। हार्डवेयर और मेमोरी की बात हुई, अब सॉफ्टवेयर बनाने वाली भाषाओं पर आते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा तो समझता नहीं, उसे निर्देश कैसे देते हैं? सही सवाल है। देखिए, कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज? हाँ, जो सिर्फ 0 और 1 से बनी होती है, बाइनरी कोड। इसे लिखना और समझना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है। 01 01 10 कौन समझेगा? इसीलिए हाई लेवल भाषाएं बनाई गई, जैसे C++, जावा, पाइथन। ये अंग्रेजी जैसी होती हैं। इन्हें सीखना लिखना आसान है। अच्छा, C++, जावा, पाइथन, ये हाई लेवल भाषाएं हैं। पर अगर कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है तो हाई लेवल भाषा में लिखे प्रोग्राम चलते कैसे हैं? यहीं पर ट्रांसलेटर्स काम आते हैं। वो हाई लेवल भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। ट्रांसलेटर्स? हाँ, 2 मुख्य तरह के ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनमें क्या फर्क है? कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे हाई लेवल प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और उसे मशीन कोड में बदल देता है। एक पूरी फाइल बना देते हैं मशीन कोड की, फिर वो मशीन कोड वाली फाइल चलती है। ये तेज होता है। अच्छा, पूरा प्रोग्राम एक बार में। और इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। एक लाइन पढ़ी, उसे मशीन कोड में बदला और साथ साथ चला दिया। फिर अगली लाइन, फिर उसे बदला, फिर चलाया। लाइन बाय लाइन, तो ये धीमा होगा? हाँ, चलने में कंपाइलर से थोड़ा धीमा हो सकता है, पर इसमें गलती पकड़ना आसान होता है क्योंकि वो तुरंत बता देता है कि किस लाइन में गड़बड़ है। अच्छा, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कंप्यूटर अकेले तो काम करते नहीं, आपस में जुड़ते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं। ये कैसे होता है? कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से नेटवर्क बनता है। नेटवर्क? हाँ, छोटे एरिया में जैसे घर या ऑफिस में जो नेटवर्क होता है उसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन? हाँ, ऑफिस में सुना है, लैन केबल। बिल्कुल। और बड़े एरिया में जैसे शहर या देशों के बीच जो नेटवर्क होता है उसे WAN कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा WAN है। ये सब TCP/IP नाम के नियमों के समूह पर चलता है। TCP/IP, ये प्रोटोकॉल है? हाँ, ये नियम हैं जो तय करते हैं कि डेटा नेटवर्क पर कैसे भेजा और रिसीव किया जाएगा। और इंटरनेट पर हम जो वेबसाइट देखते हैं वो कैसे काम करती है? मतलब हम ब्राउजर में एड्रेस डालते हैं और पेज खुल जाता है? हाँ, हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स। हर वेबसाइट का एक पता होता है जिसे URL कहते हैं। URL? हाँ, जब हम कोई URL डालते हैं तो ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट के सर्वर से वेब पेज मांगता है। ये पेज HTML भाषा में लिखे होते हैं। HTML? हाँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउजर इन HTML पेजों को पढ़कर हमें स्क्रीन पर दिखाता है और जानकारी ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल। ठीक है, ये तो हो गया जुड़ने का तरीका। लेकिन इंटरनेट ने दुनिया तो जोड़ दी, पर इसने नए खतरे भी पैदा कर दिए हैं। वायरस, मैलवेयर, इनसे कैसे बचें? ये क्या होते हैं? हाँ, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज। मैलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। जैसे? एक तो है वायरस। ये किसी प्रोग्राम फाइल से चिपक जाते हैं। जब वो फाइल चलती है तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है और फैलता है। अच्छा, मतलब ये खुद नहीं चल सकता, इसे कोई फाइल चाहिए? हाँ। दूसरा है वर्म। इससे किसी फाइल की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही नेटवर्क पर अपनी कॉपी बनाकर फैलता जाता है। ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वर्म। ठीक है। अच्छा, चलते चलते स्रोतों में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी जिक्र था। कौन से सबसे ज्यादा काम आते हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, कुछ शॉर्टकट्स तो रोज ही काम आते हैं और काफी समय बचाते हैं। जैसे? सबसे कॉमन Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए। हाँ, ये तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, कॉपी पेस्ट। Ctrl+Z पिछला काम वापस लाने के लिए, मतलब अंडू, और Ctrl+S सेव करने के लिए। ये तो लगभग हर प्रोग्राम में चलते हैं। Ctrl+Z और Ctrl+S, हाँ, ये भी बहुत काम के हैं। विंडोज में Win+E से फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, Win+D से सीधे डेस्कटॉप दिखता है। ये भी काफी हैंडी है। अच्छा,
ये विन वाले नहीं पता थे। ठीक है, तो आज हमने कंप्यूटर की दुनिया की एक काफ़ी विस्तृत सैर की, उसकी परिभाषा से लेकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।